बच्चों, मैं अतुल सर गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन संस्थान 9 to 12 अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए बच्चों, आप सभी लोग जल्दी आ जाइए, लाइव आ जाइए। समय हो चुका है, 5 बज गए हैं, जिसकी क्लासेस की टाइम हो चुकी हैं। आप सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए जिससे मैं इस सेशन की शुरुआत कर पाऊँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस संस्था के द्वारा जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो कुछ पुराने बच्चे हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग जल्दी जुड़ जाइए जिससे मैं इस सेशन की शुरुआत कर सकूं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा इस ऑनलाइन संस्था के माध्यम से आपको फिजिक्स की कुछ ऐसे चुने हुए चैप्टर तथा टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बचे हुए चैप्टर और टॉपिक रहेंगे उन्हें आपको ऑफलाइन क्लासेस में कवर करवा दिए जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आप सभी लोग जुड़ते जाइए जिससे मैं क्लास की शुरुआत कर सकूं। और चलिए बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस प्लेलिस्ट में आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जो चैप्टर आपको पढ़ना है, उस चैप्टर को मैं आपको बता देता हूं कि उस चैप्टर का नाम है विद्युत चालन और ओम का नियम। और वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, जितने भी बच्चे वीडियो मेरा लाइव देख रहे हैं, वो सभी कापी और कलम लेकर बैठें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा। तो बच्चों, कापी और कलम लेकर ज़रूर बैठें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विद्युत चालन और ओम का नियम, आप सभी लोग चैप्टर का नाम डालेंगे, विद्युत चालन और ओम का नियम। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप सभी टॉपिक डालिएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत आप सभी टॉपिक डालिएगा विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आप सभी सुने होंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पिछले क्लासों में इसको पढ़ भी चुके होंगे। तो जो विद्युत धारा है, इसके संबंध में आपने सुना होगा कि कहीं पे यदि आवेश चल रहा है, ठीक है, यदि कहीं पे आवेश चल रहा है अर्थात आवेश का प्रवाह हो रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि आवेश में मूवमेंट हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि जो विद्युत धारा होता है वो उसे हम अपने यूज में ले सकें, ठीक, अपने काम में ले सकें। आवेश के चलने से तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह विद्युत धारा हम अपने काम में ले सकें। हम उसी केस में या उसी स्थिति में विद्युत धारा को अपने काम में ले सकते हैं जब आवेश का जो प्रवाह है वो कंटिन्यूअस और कंट्रोल्ड होकर प्रवाहित होए। कहने का मतलब ये है कि जब आवेश सतत और नियंत्रित रूप से प्रवाहित होता है, तभी जाके हम विद्युत धारा का यूज कर पाते हैं। इसे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने बरसात के मौसम में लाइटिंग देखी होगी, कहने का मतलब जो बिजली गिरता है आकाश से, ठीक है, वो भी तो एक प्रकार का विद्युत धारा ही तो है, वहाँ पर भी तो आवेश का प्रवाह ही तो होता है। तो क्या उस लाइटिंग का या फिर उस बिजली का, उस करंट का हम यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जो आवेश का प्रवाह होता है वो तो ना तो नियंत्रित रूप से गति करता है, ना तो सतत रूप से गति करता है, क्षणिक भर के लिए होता है और अचानक आता है और नियंत्रित नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम विद्युत धारा का यूज़ तभी कर पाएंगे जब आवेश का जो प्रवाह होगा वो नियंत्रित और सतत रूप से हो सकेगा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे आप सभी ने नदी देखी है, ठीक है, दरिया देखा। अगर दरिया में जो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो पानी का जो फ्लो है या पानी का जो बहाव है वो नॉर्मल तरीके से हो, कहने का मतलब कंटिन्यूअस यानी सतत रूप से बहता रहे और नियंत्रित होकर बहता रहे, तो हम उस पानी के बहाव का यूज कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। और यदि आप झरना देख रहे हैं तो झरने से जो पानी गिरता है, अगर वो सतत और नियंत्रित रूप से गिर रहा है तो उस झरने के पानी के बहाव का यूज कर सकते हैं हम नहाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए
कि अचानक जो है दरिया में बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो आप पानी के बहाव को काम में लेने का बात छोड़ ही दीजिए, आप उस दरिया के आसपास भी नहीं भटकेंगे, ठीक है। और यदि अचानक झरने में पानी कम हो जाए या पानी ख़त्म हो जाए झरने का, तो क्या आप जो है वहाँ साबुन लगा के बैठे रहेंगे नहाने के लिए? ऐसा तो संभव है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम विद्युत धारा का यूज़ तभी कर पाएंगे जब आवेश का जो प्रवाह है, यानी आवेश का जो फ्लो है, वो नियंत्रित और सतत रूप से होता रहे, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा तबीयत मेरा डाउन है, और लेकिन फिर भी मैं सोचा जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट देखकर जो है मुझे रहा नहीं गया, इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ लाइव सेशन में। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग डाला हुआ है विद्युत धारा, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने अभी बताया आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ, और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि आवेश के प्रवाह को, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आवेश चल रहा है यानी गति कर रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। तो जो आवेश चल रहा है, क्या आवेश होता ही चल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आवेश जो होता है, ठीक, वो किसी पार्टिकल पर उपस्थित होता है, यानी किसी कण पर उपस्थित होता है, और वो कण जब चलता है तो आवेश का प्रवाह होता है, यानी तब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है। तो सॉलिड और गैस की अवस्था में, ठीक है, यानी ठोस और गैस की अवस्था में वो जो आवेश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टिकल चलता है, ठीक है, वो मोस्टली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो पार्टिकल चलते हैं उन्हें हम एक नाम दे सकते हैं आवेश वाहक, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज कैरियर, ठीक है। तो सॉलिड और गैस की अवस्था में मोस्टली जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आप लिक्विड के केस में देखेंगे कि जो आवेश वाहक होता है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है, ठीक है। यानी सीधा मुद्दा ये है कि अगर आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट को समझाया जाता है, जबकि आप केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के द्वारा आपको इलेक्ट्रिक करंट को समझाया जाएगा। यानी यहाँ वहाँ पे क्या बताया जाता है कि जो आवेश वाहक होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में आपको जो विद्युत धारा समझना है वो दिमाग में इलेक्ट्रॉन को रखकर समझना है, क्योंकि आवेश वाहक क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उन्हीं के साथ आवेश भी चलते हैं। अगर आवेश कहीं पर भी चल रहा है तो समझिए विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन विद्युत धारा तभी उत्पन्न होगा जब वो आवेश का जो प्रवाह है वो एक पर्टिकुलर या कह सकते हैं एक विशेष दिशा में गति कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है रैंडम तरीके से मोशन कर रहा हो और वहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। जैसे आप लोग कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि चालक होता है, ठीक। चालक जो होता है उसमें आपको पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसे होते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस से नहीं बंधे हों ना, यही तो मतलब हुआ कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से नहीं बंधे होते, इसलिए तो उनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं मूव करने के लिए, यानी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ आवेश भी मूव कर रहा है, ठीक। यानी आवेश भी चल रहा है, आवेश में मोशन है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। और अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या उत्पन्न होने वाला है? विद्युत धारा उत्पन्न होने वाला है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो चालक है अगर मैं उसे नॉर्मली किसी टेबल पे रख दूँ, ठीक है, तो किसी चालक में खुद ब खुद करंट क्यों नहीं उत्पन्न हो पाता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप सभी लोग कि अगर कोई चालक है उसे मैं नॉर्मली किसी टेबल पर रख रहा हूँ तो खुद ब खुद उसमें करंट क्यों नहीं उत्पन्न हो पाता? उसके पीछे का कारण ये है बच्चों कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को बताया इसी प्लेलिस्ट में कि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को उत्पन्न होने के लिए आवेशों के चलने के लिए एक पर्टिकुलर या एक विशेष रूप से दिशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही रीजन है, ठीक है। चालक में इसलिए करंट नहीं उत्पन्न हो पाता क्योंकि चालक में उपस्थित जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करते हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, हर दिशाओं में वो घूमते रहते हैं। अगर सपोज दैट मैं मान लूँ कि इस चालक के बीचों बीच मैं अपने हाथ को यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ कि मैं जूम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने हाथ को लगा रहा हूँ और ऐसा जूम कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे हाथ से होकर गुजर रहे हैं, ठीक। तो मैं ये देखना चाहूँ कि जो है कितने इलेक्ट्रॉन, या ऐसा कह सकता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर भी जाएंगे,
कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट जो है, अगर इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट भी जो है 5 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यानी जो आवेशों का कुल मूवमेंट है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का जो कुल मूवमेंट है वो जीरो है। भाई जब 5 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आवेशों का कुल मूवमेंट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। अगर आवेशों का कुल मूवमेंट जीरो हो जा रहा है, यानी आवेश में गति जो है वो जीरो हो जा रहा है, तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो यही कारण है कि नॉर्मली अगर हम किसी टेबल पे या कहीं पर भी चालक रखा हुआ है, जैसे आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया, कुछ भी हो गया, जितने भी पदार्थ जो है, जितने भी धात्विक पदार्थ, मेटल जो भी कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, उन सभी में नॉर्मली जो है करंट अपने आप नहीं उत्पन्न होता। रीज़न यही है, जबकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी ने हेडिंग डाला हुआ है विद्युत धारा, तो आप सभी जो है इसको नोट कीजिए, मैं आप सभी को नोट करवाता हूँ। चलिए आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोग नोट कीजिए विद्युत धारा के अंतर्गत। चलिए बच्चों लिखिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। या इसी डेफिनेशन को दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं, अथवा करके नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में एक शब्द बोला, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चों को ना पता हो, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट को इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल। ठीक, अगर कहा गया कहीं पे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जैसे मैं चालक की बात कर रहा हूँ, तो चालक, मान लीजिए ये कोई चालक है। ठीक है, अब इस चालक में यहीं से मैं कहीं पे इस चालक को कट कर दूँ। ठीक, कट करके यहाँ का जो पार्ट है वो बाहर निकालूँ, तो वो पार्ट कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो पार्ट जो है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? यहाँ से कटा हुआ भाग है। इसी भाग को क्या कहा जाता है? क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, और अगर मैं इस एरिया को काउंट करूँ तो कहा जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसे हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या बना? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से कुल आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, अथवा या इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। यानी हम जब धारा को जो है मैथमेटिकली समझते हैं, तो वहाँ पे हम धारा को कुछ इस प्रकार से काउंट करते हैं कि जो ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया से 1 सेकंड में, इस एरिया से 1 सेकंड में, ठीक है, यानी पर इकाई सेकंड या एकांक समय बोल सकते हैं, 1 सेकंड में कितनी आवेश की मात्रा गुजर रही है। ठीक है, मान लिया जाए कि 10 जो है इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन में, मान लिया जाए कि यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन में जितनी उपस्थित आवेश की मात्रा है वही क्या कहलाती है? वही इस चालक में बहने वाली धारा कहलाती है। ठीक है, यानी I बराबर क्यू बाई टी कहलाती है। यानी I बराबर क्या कहलाती है? क्यू बाई टी कहलाती है। चलो बच्चों, जहाँ तक आप लोगों ने लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। लिखिए, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का आवेश, यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का आवेश किसी बिंदु से टी सेकंड में प्रवाहित होता है, टी सेकंड में प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा I बराबर क्यू बाई टी होगा।
तो वैद्युत धारा I बराबर Q बाई टी होगा। चलिए बच्चों, इस फार्मूले को आप सभी लोग नोट कर लीजिए, I बराबर Q बाई टी होगा। आगे इसके लिख दीजिएगा कि जहाँ Q आवेश तथा T समय है, जहाँ Q आवेश तथा T समय है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लाइन से आप लोग हेडिंग डालिएगा मात्रक व बीमा। आप सभी लोग इसका मात्रक व बीमा लिखिए, मात्रक व बीमा। आप सभी लोग इसके बाद हेडिंग डालिएगा मात्रक व बीमा, मात्रक व बीमा। इसका यूनिट देखते हैं क्या है और इसका डायमेंशन देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने फार्मूले में लिखा था I बराबर Q बाई टी। ठीक, तो जो मात्रक इसका हो जाएगा बच्चों, Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जो मात्रक होगा कूलाम, और T क्या है? समय। तो समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये जो मात्रक लिखा गया है कूलाम प्रति सेकंड, ये एमकेएस सिस्टम में, किस सिस्टम में है? एमकेएस सिस्टम, या कह सकते हैं एमकेएस पद्धति में। ठीक है, और इसी धारा का जो एसआई सिस्टम में मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, एम्पियर इसका मात्रक होता है। और रही बात बीमा की, तो बीमा आप निकाल लीजिए। बीमा इसका बहुत ही इजी है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर बीमा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए इसकी बीमा होती है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि बीमा ए आया कैसे। तो कूलाम की जो बीमा होती है वो होती है 80। आपने 11th में बीमा पढ़ा होगा, पूरा एक चैप्टर ही है उसका। और सेकंड का जो बीमा होता है वो होता है टी। ठीक है, यहाँ से टी कैंसिल हो जाता है, तो बचा जो आपका बीमा वो बचा ए। तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि जो बीमा है वो है ए। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पे, यदि आपसे पूछा जाए कि Q बराबर 1 कूलाम हो, यदि आपसे पूछा जाए कि Q बराबर 1 कूलाम हो तथा T बराबर 1 सेकेंड हो, ठीक, तो धारा I का मान क्या मिलेगा? तो ये तो बहुत ईजी है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग को पता होगा कि I का जो मात्रक हो जाएगा, I का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, या 1 कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिखिएगा इसके आगे, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, जहाँ आप लोग बीमा लिखे हैं उसी के नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा कि यदि Q बराबर 1 कूलाम कामा T बराबर 1 सेकेंड, तो धारा I बराबर 1 एम्पियर होगा। तो धारा I बराबर 1 एम्पियर होगा। अर्थात नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उन चालकों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। तो उन चालकों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। आई होप आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने करंट को समझ लिया कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि वैद्युत धारा का डायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसकी दिशा कैसे होती है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा वैद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा, या इंग्लिश में लिख लेना इसको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको लिखवा रहा हूँ, पहले आप सभी लोग इसको ध्यान कंसंट्रेट होकर समझिए। जो धारा की दिशा होती है बच्चों, वो जनरली आप देखते हैं कि पॉजिटिव टू
नेगेटिव होती है। ठीक है, आप किताबों में पढ़ते हैं या जहाँ कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले, वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आप लोग इसको वास्तविकता में देखें, इसको रियलिटी में देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर धारा कहीं पे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो धारा क्यों उत्पन्न हो रहा है? जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वहाँ पे तो धारा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है वहीं पे तो धारा उत्पन्न हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण धारा उत्पन्न हो रहा है, कहने का मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसी दिशा में धारा की भी तो दिशा होनी चाहिए। सही बात तो ये है। ठीक है, लेकिन हमें किताबों में या हमारे जो हमने पहले जहाँ कहीं भी हमने पढ़ा हुआ है या आप लोगों ने जहाँ कहीं भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको टीचर ये बताते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है धारा की दिशा। ठीक है, अगर आप देखें तो क्या इलेक्ट्रॉन संभव है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए? ठीक, इलेक्ट्रॉन तो वास्तव में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है तो ऋणावेश हमेशा धनावेश की ओर जाता है। आपने आवेश पहले चैप्टर में, आवेश के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऋणावेश धनावेश की तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। यानी समान आवेश क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और विपरीत आवेश क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ना जाके बल्कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। ठीक है, और हमें ये बताया गया कि जो धारा की दिशा होती है यानी आई, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। लेकिन ये बात तो गलत है, जबकि धारा की जो सही दिशा होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। लेकिन बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आपसे पेपर में कहीं पे भी पूछा जाए कि धारा की दिशा क्या होती है तो आप बताएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसके पीछे का मैं कारण आप लोगों को बता दूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वैद्युत धारा के बारे में बताया गया, या ऐसा कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी बन रही थी, ठीक है, तो उस समय जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन तो छोड़िए, इवन उस समय जो है एटम भी नहीं कंफर्म हुआ था। कह सकते हैं कि एटम की भी जानकारी नहीं हुई थी। तो अगर एटम की जानकारी नहीं हुई थी तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, तो उस समय जब करंट का डिफिनेशन दिया गया या करंट के बारे में बताया गया तो उस समय के वैज्ञानिकों को ये नहीं पता था कि किसी चालक में करंट वास्तव में किसके कारण उत्पन्न हो रहा है या किसके चलने के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, या कंडक्टर के अंदर या चालक के अंदर कौन वास्तव में चल रहा है। बस उन्हें ये लगता था कि जो करंट है, ठीक है, वो धनावेश है। धनावेश क्या कर रहा है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ चल रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो धनावेश है वो जहाँ पे धनावेशों की संख्या अधिक है वहाँ से जहाँ पे धनावेशों की संख्या कम है धनावेश उस तरफ चलते हैं। यानी जो धनावेश है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर मूव करते हैं, ऐसा उन लोगों को लगता था। जैसे आप लोग पानी देख रहे हैं तो पानी सदैव क्या होता है? ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जो है गिरता है। ठीक है, तो उनको भी ऐसा लगता था कि जो धारा है वो धारा हमेशा धनावेश से कहाँ चलता है? ऋणावेश की तरफ चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वास्तव में क्या है, जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण उत्पन्न होता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनावेश ऋणावेश की ओर ना चल के क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से धनावेश की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो असल में धारा की जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे बोर्ड पेपर में, ये चीज़ें लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आप जो है जब भी पूछेगा तो आप बताइएगा बच्चों कि जो धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब जैसे आप लोग नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, अपने घर में ही कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अगर उस छोटे बच्चे का नाम बचपन में पप्पू पड़ गया, ठीक है, तो बड़ा होने पे उसको आप कितना भी ऋतिक रोशन बनाइए या अजय देवगन बनाइए, ठीक है, बुलाइए या उसका नाम रखिए, तो वो रहेगा पप्पू का पप्पू। ऐसे समझ लीजिए बचपन की एक गलती हुई थी, उस समय जो है जब ये चीज़ें बता दी गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन दे दिया गया धारा का, तो उसी बेस पर किताबें छप गई, सब कुछ सब जगह जो है सप्लाई कर दी गई, तो इनको बदलना बहुत ही मुश्किल था। तो हम अपने कह सकते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों या जो हमारे पूर्वज थे उनकी इज्जत को या कह सकते हैं उनकी लाज के लिए जो है उनके इज्जत को बचाने के लिए हम जैसा वो बताए वैसा हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक ये चीज़ चेंज नहीं हुआ, लेकिन आप लोग अपने नॉलेज के लिए जानते रहना कि जो धारा की दिशा होती है वो रियल में जो धारा की दिशा होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जबकि आपकी किताबों में दिया गया है धनावेश से ऋणावेश की धारा की दिशा होती है। और यही आपको बोर्ड पेपर में भी लिख के आना, अगर पूछता है आपसे कि धारा की दिशा किस तरफ होती है तो आप बताइएगा
पॉजिटिव टू नेगेटिव धारा की दिशा होती है। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने हेडिंग डाला हुआ है धारा की दिशा, तो इसके अंतर्गत आप सभी लोग लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग लिखिए। यदि यदि प्रवाहित होने वाला आवेश यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक होता है यदि प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होगी। तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की दिशा में होगी। इसके आगे लिखिएगा, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक होता है यदि प्रवाहित होने वाला आवेश ऋणात्मक होता है तो धारा की दिशा आवेश के प्रवाहित होने की विपरीत दिशा में होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अर्थात किसी परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है या इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होती है तो चलिए बच्चों, आज आपको क्लास में बस इतना ही मिल पाएगा, क्योंकि कुछ मेरा तबीयत भी डाउन है और इसके बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए वीडियो जो है लाइव किया, आप लोगों को पढ़ाया। तो चलिए बच्चों, इसके आगे जो है आपको धारा, सदिश राशि की अदिश राशि, इस पर जो है डिस्कशन किया जाएगा नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोग इसको रिवीजन कीजिए, और आपको अगर इस प्लेलिस्ट में जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे जो है ये लगे कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हमको भी पता चले, ठीक है। इससे हमको भी जानकारी होती है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप वीडियो को रोक के या जो है जितनी बार चाहे उतनी बार जो है पीछे बैक करके पढ़ सकते हैं। आपको जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय।